मटेरियल ऑफलाइन वाले लड़के आ गया है। पचास के आसपास होगा। ऑनलाइन वाले आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। हाँ, ऑफिस में मिल जाएगा और ऑनलाइन वाले के लिए पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। इससे पहले क्लास में आपको पश्चिम बंगाल बताए थे। हाँ, याद है पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल में कौन सा जगह बता दिए थे? पुरुलिया वगैरह बता दिए थे, मुर्शिदाबाद भी बता दिए थे। पूर्वोत्तर भारत आज बताना है। ध्यान दीजिएगा, ये झारखंड है। झारखंड के यहाँ पर पुरुलिया या खड़गपुर होगा। आईआईटी के लिए फेमस है खड़गपुर। ये वाला पूरा एरिया औद्योगिक क्षेत्र है। रानीगंज यहाँ पर कोयला क्षेत्र, आसनसोल, दुर्गापुर, चित्तरंजन, ये सब कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। कोई दिक्कत? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। मुर्शिदाबाद बंगाल की प्रारंभिक राजधानी मुर्शिदाबाद। मालदा क्या चीज है? दरार है, धंस गया, आम के लिए भी फेमस है। ये जगह पतला सा चिकन नेक। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक। सबसे ऊपर में दार्जिलिंग और नीचे में सिलीगुड़ी। इधर में कुछ विहार है, सब है, जलपाईगुड़ी वगैरह सब जगह। यहाँ देखेंगे कोलकाता। कौन सा जगह है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजधानी कोलकाता। अंग्रेजों ने भारत की राजधानी बनाया था पहले कोलकाता, बाद में उन्होंने कहाँ लेके चले गए? दिल्ली। कोलकाता शहर की स्थापना जॉन चार्नक ने किया था। किसने किया था? जॉन चार्नक ने। किसकी स्थापना? कोलकाता शहर का वास्तुकार डिजाइन था, जबकि दिल्ली शहर का एडविन लुटियन और बेकर। दिल्ली शहर का एडविन लुटियन और बेकर। कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। समझ आ गया कि नहीं? कलकत्ता का बिरला प्लानिटोरियम जो सबसे बड़ा क्या चीज है? तारामंडल है। कलकत्ता का रविंद्र सेतु 2 पायों पे खड़ा हुआ बहुत ही पुराना ब्रिज है, जिसे आप लोग हावड़ा ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर है? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर है। कितने लोग बता सकते हैं हुगली नदी के गाद के जमा होने से कौन सा बांध बनाया गया था? कौन सा बांध? फरक्का। फरक्का बांध से कौन सी शाखा निकली थी? हुगली। फरक्का बांध की पानी को किस नदी में छोड़ा गया? हुगली नदी में। कलकत्ता बंदरगाह किस नदी के किनारे है? हुगली नदी। यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल है। कहाँ पर है? कोलकाता में। यहाँ की मिठाइयाँ काफ़ी फेमस होती हैं कलकत्ता। और मछली चावल यहाँ का सबसे प्रिय भोजन है। मछली चावल। वहाँ बंगाली लोग मछली बहुत खाते हैं। सोचो हमारा डर लगता है मछली खाने में, हमको डर लगता है। असल में ना कहा जाता है ना कि दूध का जला हुआ लस्सी फूक के पीता है। एक बार हमको कांटा, जानते हैं, ऐसा जगह फंसा था। टॉन्सिल जो होता है ना, ऊपरा से लटकता है गला में, टॉन्सिल, वो में ससुरा जाके फंस गया। अरे वो डॉक्टर आया, उससे निकाला, क्या नाम है, चिमटा उमटा से निकाला वो। अरे बड़ी खतरनाक। टॉन्सिलवा कंट्रोल में नहीं रहता है हम लोग के, वो अपने से इन्होंने घूमते रहता है। इधर उधर खोद खाते पूरा गला लाल कर दिया था। हम कहे यार ये बहुत खतरनाक चीज है, ये खाने से ज्यादा तो उसमें डर लगते रहता है ऐसे। बट बंगाल के लोग काफी हैबिचुअल होते हैं इस चीज को, और लोग डेली खा लेते हैं। नहीं जी, आप में वैसे बहुत सारे ऑफलाइन वाले में को बंगाल के लड़के हैं। तुम बंगाली है? चलिए बढ़िया है। हालांकि मछली बहुत प्रोटीन वाला भोजन होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस वालों के लिए ठीक है। समझ आएगा कि नहीं? क्या नॉन एक्सपीरियंस वालों के लिए तो दिक्कत हो जाएगा वहां पर। आगे बढ़ जाए तो बंगाल का स्टेपल फूड क्या है? मछली और चावल। काफी ज्यादा वो लोग मछली के क्या होते हैं? शौकीन। और बंगाली भाषा में कुछ भी पिया नहीं जाता है, सब खाया जाता है। जल खाबू। हाँ, कैसे हो को कैमन आछेन भालो। गुजराती में मजा मा। केम छो?
मजा आ। भारत में गजब गजब भाषाएं हैं, हमारे देश की विविधता है। समझ आ गया कि नहीं? सर आपको जुखाम हो गया, जुखाम बने क्या होता है जी? सर्दी, हाँ हाँ वही सर्दी, उसको जुखाम बोला जाता है। तो फिर सर्दी किसे बोला जाता है? उसी को, पर्यायवाची है। अरे सर्दी जुखाम हो गया, थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ा गया, उर्दू में बोलेंगे तबीयत नासाद है। नासाद मतलब ठीक ठाक नहीं। ये हो गया आपका कौन सा जगह? कोलकाता। कोलकाता के ऐतिहासिक महत्व भी रहे, हालांकि भौगोलिक महत्व में आप बस ये ध्यान रखिएगा, हुगली नदी के किनारे ये बंदरगाह है, हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज है, हुगली नदी पे जमा हो रहे गाद को कंट्रोल करने के लिए फरक्का बैराज बनाया गया, और पानी को किस नदी मिला देगा? हुगली। इसके कलकत्ता के जस्ट ऊपर पढ़ेंगे तो बारासात मिलेगा और बैरकपुर मिलेगा। मिल गया? बैरकपुर मिला। कोलकाता के ऊपर क्या मिला? बैरकपुर। आपको याद है बैरकपुर, वहीं मिलेगा बारासात। नहीं मिला बारासात? बैरकपुर और बारासात। बैरकपुर तो सबको पता होगा, मंगल पांडे किस छावनी में तैनात था? बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे बतौर सिपाही तैनात थे। अंग्रेजों ने उन्हें एनफील्ड राइफल दिया, उसमें गोली के जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जो कवर लगाया गया था उसमें गाय और सुअर की चर्बी थी। अब अंग्रेज जो होते हैं सब कुछ खा जाते हैं, सब उन सबके लिए ज्यादा उन्हें खाने में सबसे आगे चाइना वाले रहते हैं, सब उससे कुछ खा जाएगा, सब चाइना वाला कुछ भी खा जाएगा। दादा को देखता है, दादा जाने वाले हैं आप, ला रे गरम मसाला तो नहीं, गोल्डी मसाला। दादा उसका भाग जाता है चाइना वाले का, भाग रे भाई भाग, यहाँ बेचारा घींच के लिया है, बना दे सोचा दादा मटन बना देगा, सोचा चाइना वाला कुछ खा जाता है, उनसे तो डर लगता है। सोचा किसी दिन चाइना वाले से आदमी को उलझना भी नहीं चाहिए, पता चला झगड़ा हुआ, कहा कि सुत बाबू ते सुत, आज सुतले रात बना दिया के दिखते हो जाएगा, सोचा का खा जाएगा तो कुछ नहीं जाता। तो बैरकपुर छावनी में तैनात थे मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी। ऊपर में है जगह बारासात, वो 24 परगना जिला का मुख्यालय है। आप सुने होंगे 24 परगना जिला। इसमें भूमि को लेकर क्या थे? विवाद थे, क्योंकि झारखंड का कुछ ये बांग्लादेश का कुछ जमीन कहाँ गया था? 24 परगना में, और 24 परगना का कुछ जमीन कहाँ चला गया था? बांग्लादेश। अब इस डिस्प्यूट को क्या कर लिया गया? सुलझा लिया गया। तो कलकत्ता के जस्ट ऊपर कौन सा जगह है? बैरकपुर छावनी। अब वहीं पे क्या मिलेगा? बारासात। क्या मिलेगा? बारासात। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये कलकत्ता के नीचे छोटे छोटे द्वीप होंगे, बहुत छोटे छोटे। इसका सबसे आखिरी द्वीप होगा न्यू मुरे द्वीप, सबसे आखिरी द्वीप न्यू मुरे द्वीप, न्यू मुरे द्वीप मिल गया। नीचे छोटे छोटे द्वीप होंगे, उसमें बांग्लादेश की ओर देखिएगा तो सबसे आखिरी द्वीप कौन सा होगा? न्यू मुरे द्वीप। मिल गया। ये भारत का इस पर अधिकार है, इस पर कोई रहता नहीं है, लेकिन यह बांग्लादेश कहता है कि यह द्वीप किसका है? मेरा है, और भारत कहता है मेरा है। तो इस चीज को सुलझाने के लिए भारत ने भारत ने वहां पे किसी को भेजता ही नहीं। जब कोई नहीं रहता है तो विवाद नहीं होता है। तो न्यू मुरे द्वीप किस खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी। किससे विवादित है? किससे विवादित है? बांग्लादेश से क्या है? विवादित है। कौन सा द्वीप? न्यू मुरे द्वीप। न्यू मुरे द्वीप। आगे बढ़े। न्यू मुरे द्वीप कहां पर है? बांग्लादेश। न्यू मुरे द्वीप, न्यू मुरे द्वीप बांग्लादेश और भारत के बीच विवादित और बंगाल की खाड़ी में। ये तो समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं ना? पश्चिम बंगाल में बताइए, इसे सिल्लीगुड़ी कहिए या चिकन नेक कहिए? कोई दिक्कत है? या तो आप इसे क्या कह सकते हैं? चिकन नेक, या तो सिल्लीगुड़ी कह सकते। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऊपर में सिक्किम है। ये राज्य कौन सा है? सिक्किम। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का क्या हो गया? अंग। तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य। सिक्किम पूरी तरह से एक जैविक राज्य है। जैविक राज्य उस राज्य को कहा जाता है जहां पर रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता है। यूरिया, पोटाश, डीडीटी, ये सब चीजों के प्रयोग से
खेती में बहुत सारी समस्याएं आने लगती है और उस भोजन को करने वाले लोगों में भी समस्या आता है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे आप जितना ज़्यादा उर्वरक खेत में डालेंगे, इस सब को खाने से शरीर में पथरी ज़्यादा होने की संभावना है। आजकल देखिए पथरी कॉमन चीज़ हो गया है। अब कुछ दिन में जैसे किडनी है वैसे ही पथरी भी रहेगा इतना कॉमन होते जा रहा है पथरी। तो रीजन क्या है? खेत में जो हम लोग गेहूं चावल खा रहे हैं, वो गेहूं चावल में यूरिया, पोटाश, डीडीटी इतना सोखा है कि बीमारी का कारण बन गया है। अब इसी को रोकना जरूरी है। तो इसके लिए ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैविक खेती में सबसे आगे राज्य कौन सा है? सिक्किम। जैविक खेती में सबसे आगे राज्य, समझ में आ गया? दूसरा राज्य में है मिजोरम। सिक्किम और मिजोरम जैविक खेती में बहुत ही आगे है। समझ में आ गया? जिसके रीजन भी, वहाँ जनसंख्या कम है इसलिए पैदावार कम भी होगा तो चलेगा। बिहार में जैविक खेती, गाय के गोबर के भरोसे रहेगा आदमी तब तो भी हो गया खेती। उतना पशुपालन भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मतलब किसी भी चीज़ को अनऑर्गेनाइज तरीके से होता है। यूपी बिहार में पशुपालन भी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है। आप पंजाब के क्षेत्र में देखिएगा खेती एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से होती है। वहाँ के किसान को ट्रैक्टर पे देखिएगा ना तो इतना बेहतरीन ट्रैक्टर को सजा के रखेगा कि हम लोग के यहाँ दुल्हा का गाड़ी उतना नहीं सजता है। ट्रैक्टरवा पे पिछवा बड़का डीजे बजा देता है और एकदम कनवे के पास बजता है दम दम, एकदम 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 डीजे, लाइट, बत्ती पूरा सजा देगा एकदम एकदम। ऐसे मूछ लगाएगा सरदार जी एकदम, आप बांधेंगे पगड़ी, सत श्री अकाल पंजाब हरियाणा दोनों का फैशन है ट्रैक्टर। और किसानों ने जो बिल वापस करा दिया है, बिहार यूपी के किसान के बस का उतना नहीं था। पंजाब वाला ही थे जो डटे रह गए। गवर्नमेंट को पीछे खींच लेना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट पीछे हटबे नहीं करती है। मोदी जी का यही तो एक खतरनाक स्टेप लगता है, बोल दिए वही सही है, पीछे ना हटेगा। दुए बार वो पीछे हटबे किए। एगो किसानों ने पीछे हटाया, एक आप लोग याद है जनवरी रेलवे, हाँ कल बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। हमरा सब फोन करके कहते हैं सर कुछ मत कीजिएगा आपने, हम लोग इसको मतलब निपटा देंगे, जल्दी जल्दी निपटा देंगे। सब हड़कल है सबकी, फिर उतरेगा लड़का लोग, अब कौन चीज जराएगा ये मास्टर, ठीक नहीं है इसका। हम कहे बीपीएससी के अंडर में जराने वाला कुछ नहीं है। अब आप लोग के पास एक ही चीज थी, आप लोग की इज्जत, आप लोग ने खुरे जरा लिया, बाकी बचल कौन चीज बीपीएससी के पास इज्जत पे भरोसा उठ गया ना बीपीएससी पे, आगे बढ़ जाते। जैविक खेती काफी, देखिए जैविक खेती में ना काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और उसके लिए जैविक खेती का एक लंबा प्रोसेस होता है। समझ गया? उसमें पैदावार आप सोचिएगा एकदम भयानक हो जाए, अचानक तो नहीं होगा, उसमें एक लंबा प्रोसेस लगेगा पूरे खेत में। आर्टिफिशियल खाद में क्या तुरंत डालिए एक्शन देखिए। जैविक खेती होम्योपैथिक दवाई की तरह, खाइएगा तो 2 साल बाद पता चलेगा काम ना किया रे, या 2 साल बाद पता चलेगा काम कर दिया। नहीं, होम्योपैथिक अच्छी चीज है, बशर्ते काम किया कि नहीं किया बहुत देर में पता चलता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें होम्योपैथी का इलाज परफेक्ट है। तो ये जगह कौन सा हो गया भैया? सिक्किम। कौन सा राज्य हो गया? सिक्किम हो गया। सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का अंग बना। ये पूरी तरह से क्या है? पहाड़ है, यहाँ ट्रेनें नहीं जाती है। हालांकि अब कंस्ट्रक्शन चालू है लेकिन यहाँ पे ट्रेन नहीं जाते। मेघालय और सिक्किम पूरी तरह, अभी तो मेघालय में ट्रेन जाने लगी, अब सिक्किम का नंबर है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इधर भी होगा, लेकिन पहाड़ बहुत ज्यादा है सिक्किम में। सिक्किम में बड़ी इलायची बहुत ज्यादा होता है। बड़की इलायचिया नहीं होता है, इतना बड़ा काला काला, इसे जो खाना में कोनो के दांत पे पड़ गया ना कुल रद्द कर देगा। जो मसाले वगैरह पड़ते हैं अगर गलती से ही अगर मुंह में पड़ जाता है ना पूरा रद्द कर देता है। तो राजा महाराजा का जब खाना बनता था ना, तो इसे जो मसाले होते थे उसे सूती कपड़े में बांध के पहले पानी में खौला लिया जाता था, फिर उसका पूरा रस निकाल के उसमें डाला जाता था। क्योंकि रजवा के मुंह में अगर कोनो कुचा गया उल्टा सीधा चीज जब बवारची को दौड़ा दौड़ा मारेगा, क्योंकि उन लोगों का संविधान मतलब कुछ नहीं, जो बोला यही बोला। बहुत खतरनाक होता था। तो यह बड़ी इलायची ज्यादा होती है कहाँ पर? सिक्किम। सिक्किम पूरी तरह से क्या है? पहाड़ी क्षेत्र, जैविक राज्य है। यहाँ पर खेती वगैरह बहुत अच्छी होती है, लेकिन पहाड़ों पर होती है। पहाड़ों पर जो खेती होती है समोच्च खेती कहते हैं, जो उसके ढाल पर होती है। यहाँ 2 दर्रा है, एक है नाथुला और जयलेपला।
बताइए सिक्किम में कितने दर्रे? नाथुला और जयलेपला। याद रखने का ट्रिक, नाक जल गया, सिक्किम ऐसे उठा हुआ है नाक की तरह, तो ट्रिक याद रखेंगे, नाक जल गया। सिक्किम में क्या याद रखें? नाक जल, नाथुला और जयलेपला, नाथुला और नाक जल गया, किसका ट्रिक है? नाथुला और जयलेपला, नाथुला और जयलेपला। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है, शंकर जी का सबसे बड़ा का मतलब आवास कहाँ है? ऐसा जगह रहबे करते हैं जहां पे बड़ी मुश्किल से लोग जाए, उनका जन्मे करते हैं अलगे, उनका एक ठो उनका कंसेप्ट अलग रहता है। हाँ, सबसे खतरनाक पावरफुल लेकिन सबसे सीधा साधा। समझा गया कि नहीं? लेकिन अगर जो घुसिया गए हो गए काम, बस यहां पर है कैलाश पर्वत, ठीक है। अब इसको जाने के लिए सबसे इजी रास्ता उत्तराखंड से, लेकिन इतना खतरनाक रास्ता है कि मरिए जाएगा आदमी उधर से जाएगा। इसलिए सिक्किम से होकर आदमी कहां जाता है? कैलाश पर्वत। सिक्किम से होकर कैलाश। ये बात होना चाहिए कि भैया शंकर जी चाइना के कब से हो गए? नहीं समझ में गया? मांग ये होना चाहिए कि भैया हमारा कैलाश पर्वत है, पूरा शास्त्र उठा के पढ़ लो। शंकर जी को तो चाइना पते नहीं है उनको कि चाइना में हम जान जाएंगे तो तीसरी की आज खोल देंगे, कुल चाइना वाला दवा जाएगा। छोटा कहीं का तुम लोग को समझ में आता है? कीड़ा मोड़ा कुछ खा जाता है। सोचिए सारा पशुओं का डिपार्टमेंट किसके पास है? शंकर। कुल पशु खा जाता है कौन? चाइना वाला। अजब चीज है। शंकर जी को तो अपने आना चाहिए। समझा गया? अब कैलाश पर्वत उठा के नहीं, कैलाश पर्वत पे चढ़ना इम्पॉसिबल है, एकदम खड़ा ढाल है, पर चढ़ना ही उस पर क्या है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एकदम खतरनाक, अब तक कोई नहीं चढ़ा उस पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया? कैलाश मानसरोवर कहाँ पे है? तिब्बत में है यहाँ पर। और यहाँ से चाइना, ये जो जोजिला दर्रा है, जोजिला, नाक जल गया, नाथुला और जयलेपला, नाथुला और जयलेपला। तो ये नाथुला और जयलेपला दर्रा से ही लोग कहाँ जाते थे? कैलाश मानसरोवर यात्रा पे। हिंदू धर्म का बहुत ही प्रमुख स्थल है कैलाश मानसरोवर। अब कैलाश पर्वत बहुत ही दुर्गम में चोटी पे है, उधर बहुत हार्ड है उधर जाना। यहाँ पर तो सिक्किम समझ में आ गया कि नहीं? रेलवे है यहाँ? काय नहीं है? पहाड़। फिजिकल नक्शा में देखिएगा, सिक्किम से नीचे एक नदी निकलेगी, नाम होगा उसका तीस्ता नदी। सिक्किम से कौन सी नदी निकलती? तीस्ता नदी। ध्यान से देखिए, सिक्किम के नीचे में कौन सी नदी जाएगी? तीस्ता नदी। कौन सी नदी? कितने लोग बता सकते हैं? तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के बीच? भारत और बांग्ला। सिक्किम में फिजिकल नक्शा में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस साइड में आपको मिलेगा कंचनजंगा पर्वत। मिल गया कंचनजंगा पर्वत। भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची, अब भारत की सबसे ऊंची केटी, लेकिन भारत में याद हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सिक्किम भारत का शुरू से अंग था या 1975 में बना? चौथा राज्य बना? सिक्किम भारत का 22वां राज्य, 22वां राज्य बना। कुछ दिक्कत है किसी को? चौथा राज्य बना हो गया आपका 16 मई 1950। कौन सी इलायची यहाँ पर? कैसी खेती? कौन सा पर्वत? कंचनजंगा पर्वत। कौन सी नदी? कैसी खेती? कौन सा पर्वत? कंचनजंगा। जहां कंचनजंगा पर्वत लिखा है वहां बर्फ जमा होगा। चोलामू यहाँ पर एक झील है, समझ में गया? और वहां पर एक तो चेमू ग्लेशियर होगा। देखिए कौन सा ग्लेशियर? चेमू ग्लेशियर होगा। मिला? चेमू ग्लेशियर। बर्फ के पहाड़ को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर। और यह ग्लेशियर के जो बर्फ के पहाड़ होते हैं ये कई हजार साल से पिघले ही नहीं होते। नहीं मिला आपको? कौन सा ग्लेशियर? नहीं मिला जी? सब लोग देखिए, चेमू ग्लेशियर कहाँ है? हाँ लिख लीजिए, कौन सा ग्लेशियर बाबू? चेमू ग्लेशियर। कलम से लिख लीजिए।
कौन सा ग्लेशियर है? जेमू ग्लेशियर बहुत जगह रहता है, जम्मू कश्मीर में पूरा ग्लेशियर है भरा हुआ है। आगे बढ़े, बोलिए सिक्किम में कोई दिक्कत नहीं ना? वापस आइए पॉलिटिकल नक्शा में। यहां पर आपको मिलेगा 7 सिस्टर। ये 7 राज्य है, इन्हें क्या कहा जाता है? 7 से 7 राज्य 7 सिस्टर। इन 7 में कमोबेश समानता मिलेगी। 7 की कल्चर अलग है। 7 को देखिएगा तो हल्का सा माउंटेनरिंग कल्चर रहेगा, नाक चपटा मिलेगा। 7 में बहुत ज्यादा जनजातीय क्षेत्र मिलेगा। काफी ज्यादा समानता होने की वजह से क्या कहा गया? 7 सिस्टर। 7 ब्रदर नहीं कहा गया, 7 सिस्टर। लड़का सबके मेंटेलिटी में अंतर रहता है ज्यादातर, देखिएगा ना। 4 भाई है तो चारों अलग दिमाग का सोचेगा, महिला 4 को चारों एक टाइप का सोचेगी, देखिएगा ना। आप सबका मेंटेलिटी, लड़का सब में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, लड़की सब में उतना नहीं होता, उतनी डाइवर्सिटी नहीं होती है। अब एक जैसे कुछ समानता ज्यादा में, लड़की से सब घुसियाएगी, सब कुछ बोल दोगे ना, ले। अच्छा कितना खराब लगता होगा। ये घुसियाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमको मनाओ। अगर आप गहराई से, अगर आप समझ, गुस्सा होना अगर फिजिक्स का टॉपिक रहता तो आप क्या सोचते? कोई गुस्सा क्यों हुआ है, सामने वाला मनाओ। यार जबरदस्ती खुद की इज्जत कराना कितना खराब लगता है। कभी कोई लड़का कह सकता है कि तुम हमारा उतना केयर नहीं करते हो या नहीं करती हो? ओकरा केयर का जरूरत नहीं है, मेरा केयर नहीं करते तो जाओ का झुंझुना ऐसा घुमाए। बहुत शादीशुदा, देखिए शादी ब्याह जो है ना एकदम एज ए यूरेनियम की तरह है, एकदम यूरेनियम। जब तक कंट्रोल में है बिजली घर बनेगा सबसे। और जहां विस्फोट हुआ, फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर, चेरनोबिल दुर्घटना। तो अगर मेंटेलिटी मैच कर जाती है तो यही आपको एकदम जीवन आपका यही सफल हो गया। और मेंटेलिटी मैच नहीं हुआ तो आपका घर पानीपत का मैदान, डेली प्रथम द्वितीय तृतीय होगा, हमेशा नौटंकी। सबसे खराब हमको क्या लगता है ना कि अगर कोई नाराज हुआ तो उसकी मेंटेलिटी से, ये नाराज इसलिए हुआ है कि उसको मनाया जाए। नहीं समझा? आप बताइए, मनाया जाए कि छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। को दिन ले गुस्सिया रहेगा, समझा गया कि नहीं आ गया? और लड़की लोग को हमेशा समझाते 5 मिनट से ज्यादा नहीं गुस्सा होना चाहिए। लड़कों को हर चीज पसंद है, किसी को मनाना पसंद नहीं है। उसको 2 लाठी मार दो लेकिन गुस्सियाओ नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम सब लड़की को समझाते हैं कि नहीं गुस्सा होना है? नहीं, गुस्सा होगा लगता अपना। 2 तरह से एगो रिस्पेक्ट होता है। एक होता है ना आदमी, कैसे गांव कोनो कोनो रिश्तेदार होता है दिमाग चाटता है, तो आदमी बैठता है तो आता है तो आ गया लोल कहीं का, दिमाग चाटेगा। अच्छा पास आ जाएगा, नमस्ते बैठिए बैठिए, नहीं समझ आएगा। तो एक उस टाइप का भी होता है, इंसान जबरदस्ती मनाने लगता है, यार मना देना तो 2 घंटा खराब कर देगी, दिमाग खराब कर देगी। इस टाइप का नहीं होना चाहिए। मेंटेलिटी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वरना आधा आदमी डरा रहता है बेचारा। यही डरे सलमान खान आज ले बिया ना किया। आगे बढ़ते हैं। सर ये करेंगे, सर आपको कैसे पता? हम लोग नहीं देख रहे हैं, समाज में नहीं पता है। आपको नहीं पता है कि जुलाई में बरसात होगी? हाँ, उसी तरह से सबको पता है। जिसका ब्याह होता है, बाप रे बाप बहुत, लेकिन ब्याह की शुरुआत के 1 साल में उस का भावे पता नहीं चलता है। असाइनमेंट का आप लोग को पता चली गया? चलिए अब ध्यान से, 7 सिस्टर, इन्हें क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर। समझ में आ गया कि नहीं? हालांकि सिस्टर में काफी ज्यादा वो भी होता है, मेल मिलाप भी रहता है। सिस्टर का रहना जरूरी भी है। 2 भाई में झगड़ा हो जाता है तो बहनियां आके मिला देती है। समझ में आ गया कि नहीं? कहीं कहीं लड़वाइयों देती है आके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बहन का होना काफी ज्यादा जरूरी है किसी भी घर में। बहन नहीं रहेगी तो अजीब टाइप का घर लगेगा मोहन जोदड़ो है। हमारे घर में बहने नहीं है, अजब टाइप का लगता है।
कोनो सामान खोजिएगा ना तो एगो चप्पल नीचे मिलेगा तो एगो तीसरा तल्ला पे मिलेगा। अजब टाइप का लगता है, मोहनजोदड़ो टाइप का, लेकिन बहन का होना जरूरी है। सेवन सिस्टर में कितने राज आते हैं? 7। सेवन सिस्टर में आगे बढ़े, सेवन सिस्टर में 7 राज, जबकि पूर्वोत्तर में 8 राज। पूर्वोत्तर में 8, नॉर्थ ईस्ट में 8। नॉर्थ ईस्ट में ये 7 गोइबे करेगा, 7 में कौन आ जाएगा? सिक्किम। तो नॉर्थ ईस्ट में 8 और सेवन सिस्टर में, नॉर्थ ईस्ट में, सेवन सिस्टर में, याद हो गया? इस सेवन सिस्टर में अगर हम लोग ऊपर से पढ़ना चालू करते हैं, सबसे पहले मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। मिल गया? देखिए फटाफट देखिए भैया, अरुणाचल प्रदेश, ये जगह कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, समझ गया? इसकी राजधानी ईटानगर, राजधानी ईटानगर। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती जी इधर ही की थी। इसी क्षेत्र की थी, वहां पर, समझा गया कि नहीं? दुका बोल लिए। आगे बढ़े, नहीं, रुक्मणी थी कृष्ण भगवान की, पार्वती जी नहीं, कृष्ण भगवान की पत्नी। कहाँ की थी? इसी सेक्टर के, ईटानगर के क्षेत्र की। ये उस समय तो ये पूरा का पूरा भारत ही था ना। हम लोग शुरू होते थे म्यांमार से, जाते थे अफगानिस्तान तक। इसे जो हम लोग संभाल नहीं पाए तो हम लोग की ना गलती है। और उसमें हम लोग क्या, जो हम लोग से पूर्वज था, सब जस्ट पूर्वज, 2-4 को पहले वाला। आज़ादी से 10 साल पहले ये अलग हुआ म्यांमार, कम से कम इसको तो रोक सकते थे भैया, हम ही लोग का क्षेत्र था ये। आगे बढ़े, ये एरिया पहले एक था, आज ना हम लोगों ने बांट दिया कि ये असम हो गया, अरुणाचल। पहले ये सब असम में ही आता था, ये एरिया पूरा किस में आता था? असम में। आगे बढ़ जाए तो ये ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में ना पहाड़े भरा हुआ है, इसलिए जनसंख्या ज्यादा होने का सवाल पैदा नहीं होता, इसलिए ज्यादा शहर भी नहीं हो पाएंगे। तो ये जगह कौन सा है भाई? ईटानगर। यहाँ पर एक शहर मिलेगा बोमडीला। कौन सा जगह मिला? बोमडीला। कौन जगह मिला? बोमडीला। मिल गया बोमडीला, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बोमडीला। कौन सा जगह हो गया ये? बोमडीला हो गया। कौन जगह? बोमडीला। मिल गया? कौन जगह है? बोमडीला। यहाँ एक दर्रा भी है, बोमडीला दर्रा। कौन सा दर्रा? बोमडीला। मेरी ओर ध्यान दीजिए, ये जगह कौन सा हो गया? बोमडीला। आइए ईटानगर, यहाँ पर देखेंगे पासी घाट और अनीनी मिलेगा। पासी घाट, तेजू और अनीनी, 3 शहर एक पास मिलेंगे आपको। पासी घाट मिला, ऊपर में मिलेगा, पासी घाट मिल गया, वहीं पे मिलेगा थोड़ी देर अनीनी। मिल गया अनीनी? कहाँ है पासी घाट? पासी घाट मिल गया, और ऊपर में अनीनी। सबसे ऊपर में क्या मिलेगा? अनीनी। गदा, सबसे ऊपर देखो अनीनी, सबसे ऊपर में अनीनी, सबसे ऊपर अनीनी, सबसे ऊपर, उसके नीचे तेजू। तेजू मिल गया, तेजू। कहाँ है तेजू? पासी घाट से एकदम नीचे देखेंगे तेजू, और तेजू से पश्चिम की ओर पासी घाट। 3 शहर मिल गए। ये तीनों शहर में वायुसेना का अड्डा है, वायुसेना के लिए तीनों शहर, पासी घाट, तेजू, अनीनी, एयरफोर्स के लिए। किसके लिए रखा गया? चाइना के। किसके लिए? चाइना के लिए। इस ससुरा बेलगाम घोड़ा हो गया है चाइना। चाइना को कंट्रोल करने के लिए हथियार नहीं, इकोनॉमी की जरूरत पड़ेगी, अर्थशास्त्र, पैसे की जरूरत पड़ेगी। समझा गया कि नहीं? पैसा नहीं तो युद्ध जीतने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। यूक्रेन को एक को हथियार फ्री में नहीं दिया है, सब पैसा का खेल हो रहा है। आगे बढ़ जाए तो ये जगह हो गया किसके लिए? एयरफोर्स के लिए। देखिए अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या हो गया? नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी मिल गया। पुराना नाम अरुणाचल प्रदेश का नहीं, इसका नाम अभी क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। चाइना इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। चाइना इसे क्या कहता है? दक्षिणी। हमारे देश के नेताओं को देखिए कि भारत के अंदर कैसी भाषा बोलते हैं और बाहर कैसी भाषा बोलते हैं। इसे चाइना कहता है कि यह दक्षिणी तिब्बत है, जबकि चाइना ने खुद तिब्बत को कब्जा किया 1959 में। तो भारतीय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या विदेश मंत्री जब चीन जाते हैं तो उनको यह कहना चाहिए ना कि आपका तिब्बत तो खुद ही का आपका तिब्बत नहीं था, तो दक्षिणी तिब्बत कैसे हो गया? तिब्बत ये नहीं करता है, नहीं बात करता है, वहां जाके सुकपुका जाएगा। सबकी कमोबेश यही बात रहती है, जीतने से पहले ऐसे बोलेंगे।
हमारा विदेश मंत्रालय या हमारे प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से कई बार मिल चुके हैं, एक बार भी ये नहीं कहे कि अरुणाचल प्रदेश भारत को आप क्यों इसको कहते हैं, तिब्बत तो आपका है नहीं। कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उसको बोलिए तिब्बत तो आपका है ही नहीं है। सीधी सी बात, जब तिब्बत तुम्हारा नहीं तो दक्षिणी तिब्बत तो तुम्हारे बाप का भी नहीं होगा। नहीं समझ में आ गया? तो कभी भी समझिए, डिफेंसिव से अच्छा है ऑफेंसिव रहिए। जब दुश्मन सामने हो ना तो बचाव से ज्यादा अच्छा है हमला कर दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? बचाव में तो पक्का चोट आप ही को लगा, हमला कर दो सोचो तो नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डिफेंसिव से सही रहता है। तो बताइए ये जगह हो गया कौन सा? तिब्बत। कौन सा जगह? तिब्बत। तिब्बत को अरुणाचल प्रदेश इसको क्या कहता है? दक्षिणी तिब्बत। क्या कहता है? दक्षिणी तिब्बत। कोई दिक्कत है? क्या कहेगा? दक्षिणी तिब्बत कहता है। आगे बढ़ जाए, दक्षिणी तिब्बत कहेगा। तो ये हो गया आपका कौन सा जगह? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पॉलिटिकली बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है, जनसंख्या घनत्व भी बहुत कम है। पूरी तरह से क्या भरा हुआ है? पहाड़। तो यहाँ बाढ़ आने की जो संभावना ही नहीं होती है, पूरी तरह से क्या भरा है? पहाड़। यहाँ पर दर्रा देखिएगा, तो यहाँ पर कौन दर्रा है? बोमडीला। और यहाँ पे दीपू और यांग्याम, दीपू और यांग्याम। तो बोमडीला, दीपू और यांग्याम, दीपू और यांग्याम। तो अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे? 3। बोमडीला, दीपू और यांग्याम। बोमडीला, दीपू। बताइए तिब्बत से कौन जोड़ता है? बोमडीला। तिब्बत से और म्यांमार से दीपू और यांग्याम, दीपू और यांग्याम, दीपू और। बताइए आप फिजिकल नक्शा खोलिए, आप किसका? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का फिजिकल मैप खोलिए, खोलिए। देखिए अरुणाचल प्रदेश में केवल आपको क्या दिखेगा? पहाड़। केवल आपको क्या दिखेगा? पहाड़। केवल और केवल पहाड़ दिखे। नहीं समझ में आया? अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ मिला जी नहीं, केवल और केवल पहाड़ है। इस पहाड़ के बीच में देखेंगे ना तो अबीर और डाफला की पहाड़ी मिलेगी। डाफला, अबीर और मिसमी की पहाड़ी मिला। ध्यान से उसमें पढ़िए, पहले मिलेगा आपको डाफला की पहाड़ी मिला, उसको रंग दीजिए। कौन सी पहाड़ी? डाफला की पहाड़ी। इस साइड में कौन सा है? डाफला की पहाड़ी। उसके ऊपर आगे पढ़िए आबीर की पहाड़ी मिल गया। और ऊपर चलिए मिसमी की पहाड़ी। तो डाफला, अबीर और मिसमी, डाफला, अबीर और मिसमी, कितनी पहाड़ी मिल गए? 3। डाफला, अबीर और मिसमी, डाफला, अबीर और मिसमी की पहाड़ी, डाफला, अबीर और मिसमी की पहाड़ी। देखिए डाफला, अबीर ये चाय की खेती होती है। डाफला और अबीर की पहाड़ियों पर किसकी खेती होती है? चाय। डाफला और अबीर पे किसकी खेती? हाँ जी, किसकी खेती होती है? चाय। लाइन से पहाड़ मिला, डाफला, अबीर और मिसमी। नीचे देखेंगे पटकोई बूम, नीचे पढ़िए पटकोई बूम। नहीं मिला? बकलोलवा इधर देख, इधर तुमको नहीं दिख रहा? म्यांमार साइड से आके देख रहे हैं इसे। पटकोई बूम मिल गया, पटकाई बूम। तो बताइए पटकाई बूम किस देश से सीमा बनाता है? हाँ, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम। ये कौन सा पर्वत है? ये मिस्मी, ये डाफला, अबीर, मिसमी, पटकाई बूम हो गया। आगे बढ़ जाए। डाफला, अबीर, मिसमी और पटकाई। डाफला, अबीर, मिसमी और पटकाई, याद हो गया? कोई दिक्कत है किसी को? डाफला, अबीर, मिसमी और पटकाई बूम, 4 पहाड़ी याद हो गए। कितने दर्रे हैं? कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे। कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। इसके बगल वाला राज्य है नागालैंड। यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। यहाँ की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। यहाँ ज्यादातर लोगों ने कौन सा धर्म अपना लिया है? क्रिश्चियन। साउथ के, नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर एससी और एसटी के लोग थे ना, उन्होंने कौन से धर्म को अपना लिया? ईसाई धर्म को। किस धर्म को? ईसाई। बड़ा शांतिप्रिय धर्म रहता है ईसाई, आराम से बेचारा पढ़ाई वढ़ाई करेगा। भारत का जो एजुकेशन सिस्टम अटका है ना, ये ईसाइयों के स्कूल पे चल रहा है। प्रारंभिक एजुकेशन जितना भी बड़ा स्कूल देखिएगा ना, इन्होंने ही खोला है। सेंट जोसेफ, सेंट कार्मेंट, सेंट, बहुत ज्यादा पढ़ता है। कई सारे जो भी बड़े बड़े स्कूल कॉलेज, इन लोग का बिजनेस ही है एक तरह से समझिए तो, स्कूल।
और पढ़ाई को मेंटेन भी करके रखते हैं। स्कूलिंग को ये बहुत अच्छे ढंग से समझ, जैसे कैसे वर्मा जी लोग सोनार का बिजनेस कर लेते हैं, बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर लेते हैं, खानदानी बिजनेस है उनका। उस तरह ये लोग भी एकदम बेहतरीन ढंग से स्कूल कॉलेज को मैनेज कर लेते हैं। ये कॉलेज के लाइफ में नहीं जाते, स्कूलिंग तक ही रहते हैं, कॉलेज वाले में ज़्यादा नहीं जाते, स्कूलिंग वाले में, और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा उड़ा देते हैं। हम लोग पढ़े थे सेंट बोरियन, बोरा लेके जाओ बिछाओ बैठ जाओ, सेंट बोरियन सरकारी स्कूल में। ऊपर से छत में गिर गया था, माथे फूट गया, छोटा छोटा करके हमेशा गिरता रहता था, ईएमआई पे गिरता था, एक के बार में नहीं, कभी इस बैच में गिरा तब कभी उनने गिरा। टीचर लोग से प्रिंसिपल से बोले सर स्कूल में गिर रहा है, हाँ अभी कैसे गिरेगा, तन तनी झड़ रहा होगा। हो सरकारी स्कूल का स्थिति बहुत खराब है। सरकार ने कितना विकास किया है चेक करना है ना, तो सरकार प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल बस 6 महीना बंद करके देखिए। हालांकि कोरोना में बंद थे, कोरोना में सबसे ज्यादा सरकारी वालों ने ही सेवा किया था कोरोना में, अदरवाइज में पता नहीं क्या हो जाता। तो देखिए नागालैंड में आधिकारिक भाषा क्या हो गई, हाँ अंग्रेजी। नागालैंड की आधिकारिक भाषा, यहां पे ज्यादातर आबादी कौन से धर्म को अपना है, ईसाई धर्म को क्या कर लिया, अपना लिया। अब समझ में अंग्रेजी का है। क्रिश्चियन लोग के लिए जो धार्मिक भाषा भी क्या है, अंग्रेजी है। वो अंग्रेजी को ही ज्यादा क्या करते हैं, प्रीफर करते। नागालैंड की राजधानी क्या है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी। मेरी ओर ध्यान से देखिए, नागालैंड का बॉर्डर जो आसाम से सट रहा है ना, इस बॉर्डर पे लिखा होगा दीमापुर, एकदम बॉर्डर पे लिखा होगा कौन सा शहर, दीमापुर। आसाम में लिख दिया होगा, लिख दिया है, कहाँ लिख दिया, आसाम में है, कहाँ पर, नागालैंड। कहाँ पर है, नागालैंड। जगह नहीं था तो कहाँ लिख दिया, आसाम। मतलब आसाम और नागालैंड के बॉर्डर पे कौन सा है, दीमापुर। 90 के दशक में 1980 और 90 के दौरान, सन 2000 के दौरान में इतना भयानक यहाँ पर उग्रवाद फैला हुआ था कि ट्रेनें तक को बुलेट प्रूफ चलाना पड़ता था। इन लोग का अलग ही डिमांड था। और जो ये लोग कहते हैं ना समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, इधर लगाना ही मुश्किल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड पूर्वोत्तर में लगाना बहुत ही चैलेंजिंग चीज हो जाएगा। यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग, यहाँ पे शादी ब्याह की रस्में अलग होती हैं, यहाँ का जीवन शैली अलग है, साउथ नॉर्थ ईस्ट का कल्चर अलग है यहाँ पर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस साइड में सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में होगा क्या कि जिसको भी डिवोर्स देना है कोर्ट से जाके डिवोर्स देगा। एक ये चेंजिंग होगा, घरे बैठ के डिवोर्स नहीं दे सकते, शादी घरे बैठ के कर सकते लेकिन डिवोर्स कोर्ट में जाके करना पड़ेगा। एक ये चेंजिंग। दूसरा, संपत्ति के अधिकार में महिलाओं को भी, मतलब बहनों का भी बराबर अधिकार हो जाएगा, भाई के बराबर बहन का। मेजर चेंजिंग यही आने वाला है। और कौन सा चेंजिंग आएगा नहीं। और इस ससुरा पे डिबेट देख रहे थे टीवी पे, तो ऐसा हो रहा था जिससे लग रहा था ना जीडीपी को आज 4 गुना कर देगा सभी से। कौन सा बड़का चेंजिंग आने वाला। और यहाँ इस साइड में अभी पॉलीगेमी है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा तामझाम करे तीर धनुष मार देगा। ऐसा जगह यहाँ पे आज भी पिछड़ा जगह, कुछ ऐसे जगह हैं आज भी आदिवासी टाइप के लोग वहां रहते हैं, बहुत ज्यादा पिछड़ा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की सबसे बड़ी समस्या किस साइड में आने वाली है, नॉर्थ ईस्ट में। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा, बट इनको उतना वैल्यू नहीं देते हैं लोग। जानते हैं क्यों? यहाँ सीटें कम है, सारा खेल सीट का होता है। यूपी, बिहार, बंगाल पूरा सरकारें घिला देता अकेले। जनसंख्या क्या है, भयानक। दूसरा है क्या यहाँ, करप्शन और जनसंख्या तो सिखाना नहीं है, गड़बड़ हो गया। तो कोहिमा इतना खतरनाक एरिया था कि हर दिन हमारे 8 जवान 10 जवान शहीद होते रहते। आज कश्मीर जितना अशांत देख रहे हैं ना, उससे कहीं अशांत ये वाला एरिया था। कौन सा, धीमा। मतलब ये दोनों अशांत थे, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मतलब उस समय का एक मेंटेलिटी था कि लोग देखते थे कि कौन ज्यादा अशांत हो गया है। तो कभी कश्मीर से ज्यादा हत्या की खबर आ जाती थी, और कभी दीमापुर। ये सब पूरा नॉर्थ ईस्ट धीरे 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 समझौता हुआ। ये सब चीज में इसमें अजीत डोभाल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। कई पार्टियों का समझौता कराया, ये सब इधर काफी ज्यादा बवाल वाला एरिया था।
तो ये दीमापुर समझ में आ गया। उसके नीचे देखेंगे मणिपुर। अगला राज्य कौन है? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी, मणिपुर की राजधानी, आगे बढ़ जाए, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। देखिए इस एरिया में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसका एक सेंटर पॉइंट बन गया था म्यांमार। म्यांमार पे जापान ने एक साइड से कब्जा कर लिया, एक साइड में अंग्रेजों ने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सुभाष चंद्र बोस पहुंच गए कहां पे? म्यांमार में। वहां कहां पहुंच गए? म्यांमार में। और जब म्यांमार में पहुंचे तो यहाँ भारतीय सेना का गठन किया, आजाद हिंद फौज को। और उन आजाद हिंद फौज की मदद कौन कर रहा था? जापान वाला। और इधर अंग्रेजी सेना में तो भारत वाला ही था। अंग्रेजी सेना में भारत वाला, भारत वाला को उस समय अंग्रेजी सेना में जबरदस्ती अंग्रेजों ने शामिल कर लिया पैसा देके। यहाँ भारतीय सेना वाला जब आमने सामने मुकाबला हुआ, आमने सामने जब मुकाबला हुआ तो भारतीयों ने कहा कि भाई तुम हमारे ऊपर गोली क्यों चला रहे हो? और ऊपर एक दो गरियाने भी लगा सब, जो पड़ोसी का औलाद होगा जो अंग्रेजों का साथ देगा। हम तो थे नहीं उस समय ना तो हम तो गरिया गरिया उनको डिमोरलाइज करा देते, कहते थे 4 गो पड़ोसी का औलाद होगा जो अंग्रेजों का साथ देगा। नहीं समझ आ गया? कभी कभी हथियार से ज्यादा ना मतलब जुबान भी काम कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके फैमिली वाले का जीना मुश्किल कर देता। तब रे ते अपने बापे का है कि अंग्रेजवा का है? नहीं समझ आ गया? और कोच कोच के उसको डिमोरलाइज कर देता। आदमी कहता दो अंग्रेज ले बंदूक अपन, हम निकल तो नौकरी छोड़ के आजाद हिंद फौज ज्वाइन करेंगे। किसका? सुभाष चंद्र बोस है कि नहीं यहाँ पे? और इनको कहो भाई असली शेर ये है सुभाष चंद्र बोस के साथ जो आजाद हिंद फौज के लड़ रहे हैं। ये अंग्रेजों का ये सब है, सब ये सब क्या लड़ेगा सब हम लोग से। तो यहां से सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना लेके किधर बढ़े? म्यांमार साइड। म्यांमार से बढ़े और इम्फाल में उन्होंने पूरी तरह से क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और यहीं पे पूरी रणनीति बनाए थे। अंग्रेज इसमें इतना मारे गए थे सब कि कोहिमा को द्वितीय विश्व युद्ध का कब्रिस्तान कहा जाने लगा। इधर से जापानी मार रहा था सब, इधर से सुभाष चंद्र बोस मार रहे थे। और कहां तक पहुंच गए थे? इम्फाल तक। और ये कहां डटा था सब? कोहिमा तक। अब कोहिमा डटा था, इधर से मार मार के इतना मरे लोग वहां पर, इतना कि अंग्रेज इसको कब्रिस्तान कहा जाने लगा। बाद में जापान के ऊपर परमाणु बम पटक दिया अमेरिका। जापान का हम खुदे पगला गए, तो सुभाष चंद्र बोस आपकी मदद कहां से करेंगे? तब तक उनका विमान भी क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। समझ में गया कि नहीं? ऐसे कहानी वगैरह में देखिएगा तो ऐसा लगेगा ना कि भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में नहीं जमता था। ऐसा नहीं है, जमता था। समझ में गया? जैसे अभी के समय कैसे है, मैथ का टीचर, इंग्लिश का टीचर, जीएस का टीचर, सबके फील्ड अलग अलग है, सबके तरीके अलग है। वही एक आदमी गरम दल, एक आदमी नरम दल, एक सामाजिक सुधारक, सबका बैच अलग अलग था ना। ऐसा नहीं था कि दुश्मनी था उन लोग, ऐसा कहीं नहीं था। लेकिन बवाल कर देता है ऐसा दुश्मनी पे। ऐसा हो गया कि उनकी मतलब जो पोती थी उनको आके सफाई देना पड़ा कि मतलब सुभाष चंद्र बोस ऐसे नहीं थे। राजनीति में सबसे मुर्दा गौरव उठा ले आता है सब। तो ये देखिए ना, सुभाष चंद्र बोस की फौज किस राज्य से एंट्री मारी थी? हाँ, किधर से? मणिपुर से। मणिपुर की राजधानी कहां से? जब इम्फाल पहुंच गए लोग तो इन लोग का हिम्मत बढ़ गया। आजाद हिंद फौज का हिम्मत क्या हो गया? बढ़ गया। यहां से कह अब तो रुकबे नहीं करेंगे, अब सीधे कहां चलना है? दिल्ली। तो आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? दिल्ली चलो। कहां चलो? दिल्ली। अंग्रेज सब बेचारा भागने लगा सब। अंग्रेज वाला लड़ नहीं पाता। आज भी जमीन की लड़ाई में अंग्रेज कभी नहीं जीत सकते। वियतनाम में उतरे थे सब, मार के मुआ दिया सब। कोरिया में उतरे थे, मार के मुआ दिया सब। अभी अफगानिस्तान में उतरा था सब, जमीन पे मार के मुआ दिया सब। ये जो गोरका गोरका अंग्रेज है सब, ये केवल हवाई लड़ाई लड़ सकता है क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है, कलेजा नहीं है। तो यहाँ भारत से लड़ो, यहाँ पे प्यास लगेगा तो बिस्लरी का पानी खोजेगा अंग्रेज वाला। भारत वाला कहियो हटा नदी पोखरा कुचले पानी पी ले, मार ससुरा के यहाँ पर। नहीं लड़ाई के मैदान में ब्रेड खाता है सब। बताओ भारत वाला को ब्रेड कहाँ चल जाएगा पता नहीं चलेगा। किसी को नाश्ता करा दो ब्रेड तो मने मन गरियाएगा। दूध सोचा तूने बच्चा समझ लो हमरा। कौन सी खिला दिया ये आप? पेट भरेगा जी ब्रेड में। जब तक 7-8 रोटी बढ़िया से ना हो, बढ़िया 6-7 पराठा भुजिया ये सब दाब के खाओ, तहिया के एकदम रखो, तब लगता है हाँ 6-7 घंटा का माइलेज देगा गाड़ी। समझा गया कि नहीं? क्या आगे बढ़ जाए? बगावत कर दिया। जितने भारतीयों को लगा
देखिए उस समय जो भारतीयता जगाने वाली बात थी उस समय, जिनको जिनको लगा उन्होंने अंग्रेजों को धो दिया। मंगल पांडे भी भारतीय अंग्रेजों के साथ है। बाद में मंगल पांडे को एहसास हुआ कि ससुरात तो नहीं थे, हमारा यूज करेगा, ले बंदूक उठाए धो दिए यहाँ पर। और सब अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सरदार थे कौन? आजाद हिंद फौज वाले, क्योंकि आजाद हिंद फौज वाले सादा वर्दी में भी थे और आजाद हिंद फौज की प्रेरणा से अंग्रेजों के फौजी भी उसी में थे। अब कोई अंग्रेज का सिपाही चल रहा है अफसर और उसके पीछे भारत के सैनिक है गार्ड बन के, उसके मन में डर है, ससुराई भारत वाला है, अब आजाद हिंद फौज वाला गरियाएगा इसको तो हमरे मार देगा। आप अंग्रेजों को क्या जल्दी थी भागने की? वो प्रथम विश्व युद्ध जीत, द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे, महात्मा गांधी जेल में थे, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी थी, समझ में क्या? जिन्ना उघारे नाच रहा था पाकिस्तान के लिए, समझ में? ऐसी क्या जल्दी थी अंग्रेजों की कि भाग के गया सब? आजाद हिंद फौज खोज खोज के मार रहा था, सब कहा रे चोट्टा कहीं का। डबल गुस्सा की, एक हमें गुलाम रखा, दूसरा गुस्सा की उनके कमांडर सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई। इतना मार मारा कि खुद संसद में बोले थे वहां के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली कि हम 1948 में भारत को आजाद कर देंगे। क्या जल्दी पड़ गया कि 47 नहीं बीत पाया, आपसे आधे में भाग गए। और इस मार मारा था सभी आजाद हिंद फौज वाला जिसका कोई हद नहीं, यहाँ पर पता ही नहीं चलता था, आते थे सब प्रेम से ऐसे निकालता था, अंग्रेज को लगता था खैनी निकालेगा और निकाल मार दी धाए दे खैनी निकालता है तो हम यहाँ समझा कि भारत वाला कई कई जगह डिजाइनदार ना होता है, कई को खैनी इधर रखेगा, कोनो लुंगी में मोड़ ले रहेगा, कहाँ कहाँ रखेगा, उसको कंफ्यूजन में था सब। अंग्रेज डर गया सब कि खैनी निकालने के बहाने बंदूक निकाल दे रहा। उसमें कोई अंग्रेज नरम दल वाला गया, उस सही में खैनी निकाला तो भाग गया। ओ माय गॉड, तू कह रहे बकलोल का आजाद गुलाम बनाएगा रे, हमरा खैनी से डर गया, तू चुनौती ले तोरो लगा दे, ले ले। तू बेचारों का भागेगा तो इज्जत जाएगा, नहीं भागेगा तो जान जाएगा। अंग्रेजों ने कहा भाई मर जाएगा आदमी, पागल हो जाएगा यार, या तो सभी के सभी गरम दल हो जाओ या तो सभी के सभी नरम दल हो जाओ। यार समझ में नहीं आता कि सामने वाला बंदा है कौन सा, तो चुनौती निकालेगा कि बंदूक, समझे में नहीं आता है। पागल हो गया सब अंग्रेज। एक तो यहाँ की भाषा नहीं समझ में आती थी उन सब कोई। बंगाल में गया तो बंगाली बोला, बिहार में क्या कर रहे गोरखा क्या कर तो यार और कुछ दूर पे उन सब की भाषा ही चेंज। भारत में नहीं देखते, झारखंड में जाएगा कुछ और ही बोल देगा, वहां पर संताली भाषा हो जाएगी, वहां पर उड़ीसा में उड़िया हो जाएगी। पागल हो गया सब अंग्रेज। कहा सब भागो यार, यहाँ पे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा हम लोग को, मार रहा है सब ऐसा, गजब गजब। तो आजाद हिंद फौज बहुत आजादी में योगदान किया था। आजादी के योगदान में सबका हाथ। अब हम लोग से कई आदमी ऐसा उटपटांग सवाल पूछता है ना कि सर ये बताइए आजादी किसने दिलाया। हम कहिए क्या सवाल पूछता है। अब जैसे कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर है, अब कहेगा इसमें सबसे मेन अंग क्या है। यार तो सब तो जरूरी है ना, चक्का नहीं रहेगा तो इंजन किस काम का। कोई कहेगा इंजन नहीं तो पेट्रोल नहीं रहेगा तो इंजन कोने काम का, स्टीयरिंग नहीं रहेगा तो घुमाओगे कैसे। यार अजीब टाइप, बिना हाथ पैर का सवाल जब पूछते हैं लोग ना समझ में। अकेले ना गांधी के बस का था, ना अकेले सरदार पटेल के बस का था, ना अकेले किसी स्वतंत्रता सेनानी का। ये सबका योगदान है। ये तो वो लोग थे जिनके नाम हम जान गए। ऐसे करोड़ों लोग थे जो गुमनाम मौत मर गए हमारे आज के इस दिन देखने के लिए, तो जिनका हम नाम भी नहीं जानते। और क्या पूछते हो यार आजादी किसने दिलाया। क्या पता आप में से बैठे किसी के पूर्वज भी अपनी जान दिए होंगे, आजादी की लड़ाई में उनका भी खून शामिल होगा, नहीं पता है हमें। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस इज्जत के हकदार नहीं। और ये पूछना कि किसने आजाद किया, ये उस गुमनाम मौत मरे इन शहादत के लोगों के लिए अपमान होगा जो आप पूछेंगे किसका। सबका योगदान, जिसको जितना मिला। अब सुभाष चंद्र बोस की जितनी जीवन थी उतना लड़े। भगत सिंह युवा अवस्था में कितने, शादी ब्याह की उम्र थी, शहीद हो गए यहाँ पे। और हमारा देश उन्हें शहीद नहीं मानता है। खुदीराम बोस बिहार वाला, बताइए मोश दाढ़ी नहीं आई थी, शहीद। अब अगर आप पूछिएगा कि सबसे ज्यादा आजादी में किसका आया था, तो मतलब आप बिना सर पैर का सवाल पूछ रहे हैं। आपको जवाब दे सकते हैं क्या कोई? सबका, यानी आप किसी एक को कर रहे तो बाकी को क्या कर रहे हैं। उटपटांग टाइप का क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। सबका अपना अपना क्या था, योगदान था। आगे बढ़ जाए तो ये मणिपुर जो था ये पूरी तरह से हेड ऑफिस बन गया था किसका, आजाद हिंद, किसका, आजाद। और अगर जापान पे परमाणु बम नहीं पटकाया रहता तो यकीन मानिए आजाद हिंद फौज हमें 1945 में ही आजादी दिला दी रहती। वो जापान पर परमाणु बम पटका गया और उसी के एक सप्ताह बाद सुभाष चंद्र बोस जी का दुर्घटनाग्रस्त, नहीं
तो इस तरह अंग्रेजों को आदमी 45 में याद दिलाता। और उस समय हर इंसान गरम दल का था। आप ये मत सोचिएगा कि महात्मा गांधी उस समय नरम दल का था। यही महात्मा गांधी है जिन्होंने कहते करो या मरो। ये वही वाले गांधी है ना जो 1921 में जब असहयोग आंदोलन 20 में चालू किए थे तो एक गाल पे मारे तो दूसरा दे देंगे। चौरी चौरा में क्यों 22 पुलिस वाले जल गए, हम असहयोग आंदोलन वापस कर लेंगे। इन लोगों को बुझा गया था 20 साल में 1922 में हुआ चौरी चौरा हत्याकांड। इनको लगा कि गलत है, ये तो अंग्रेजों को नहीं मारना चाहिए। आज जब 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, इस 20 साल में इन लोगों को बुझा गया कि अंग्रेज लात जूता डिजर्व करते हैं। जो जिस लायक है उसको वो सम्मान मिलना चाहिए, चाहे उनको इज्जत से सम्मान दीजिए चाहे जूता से दीजिए, सम्मान उनको उस कैटेगरी का मिलना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने भी लास्ट में कहा कि भाई बहुत हो गई लो, नरम दल है, गाल मारेगा तो पचका दे रहा है, एक के गाल में कि दूसरा में नौबते नहीं आ रहा, मारो ससुरों को, डू एंड डाई, करो या मरो। अब महात्मा गांधी के साथ क्या था ना, बहुत ज्यादा क्राउड था। महात्मा गांधी की ये सबसे बड़ी विशेषता, बहुत ज्यादा क्राउड को मैनेज कर लेते थे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्राउड को मैनेज कर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्राउड मैनेज करना आज सोशल मीडिया के जमाना में क्राउड मैनेज करना कितना दिक्कत होता है। जनवरी में जब रेलवे एनटीपीसी का आंदोलन चल रहा था, कितना मैनेज करते करते आरा में फूकिए दिया सब ट्रेन, गया में चले। उस समय तो मीडिया भी नहीं थी, यूट्यूब भी नहीं था, गांधी कैसे कंट्रोल करते, चौरी चौरा फूक दिया सब। हमको उस समय एहसास हुआ था, सब चिल्ला रहा था, FIR हो गया होगा। हमको लगा था यार गांधी के समय कितना दिक्कत हुआ होगा। हमारे सामने तो यूट्यूब पे बोल दिए कि भैया 28 तारीख को आंदोलन नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ। वो गांधी कैसे बोले होंगे। बहुत दिक्कत हुआ था। लेकिन जो चौरी चौरा में हुआ, ठीक किया, फूंक दिया। नहीं समझ में आ गया। जब कहीं जाइए तो भारत वालों से इज्जत दीजिए, इज्जत पाके जाइएगा, पिटाइएगा तो पिटा के जाइएगा। तो आजादी में इन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन यह आप इस बात को फील करेंगे कि हिंदुस्तान में रहते हुए भी हम इन पूर्वोत्तर राज्य वालों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। हम इन पूर्वोत्तर वालों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। कई लोग इनको कहता है कि नेपाली है। अरे यार क्या बात करोगे तुम, अपने देश में तुम इस तरह से मानसिकता रखोगे तो कितना खराब बात हो यार। ये हम लोग इनके साथ कोई योजना देखिएगा इधर, ना ससुरा ना एयरपोर्ट बनेगा, ना कोई बढ़िया स्टेडियम, कुछ। जबकि ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने में पूर्वोत्तर राज्य वाला बहुत बड़ा योगदान है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन लोग का बहुत बड़ा योगदान है। सेना में बहुत बड़ा योगदान है। असम राइफल की जो फौज थी वहां पे बद्रुराम एक सिपाही था। असम राइफल में बद्रुराम जो सिपाही था ना, लड़ाई लड़ते लड़ते मारा गया और शहीद हो गया। और जब शहीद हो गया ना, तो जो वहां पे जो क्वार्टर मास्टर होता है ना, जो लिखता है कितने लोग बचे हैं कितने नहीं बचे, तो बद्रुराम का नाम काट देना चाहिए, तो उसने नाम ही नहीं काटा था। द्वितीय विश्व युद्ध में बद्रुराम का मतलब नाम नहीं काटा था। उस जब नाम नहीं कटा था तो बद्रुराम का नाम वो भी आता था, राशन भी आता था। 1 महीना तक नमवे नहीं काटा तो राशन आते ही गया। तो भाई राशन जब आता था तो बद्रुराम है नहीं, शहीद हो चुके, तो उनका राशन बचते गया। एक समय आया कि बम्बार्डमेंट की वजह से इनकी सप्लाई कट गई, सप्लाई कट गया, इनके पास खाने को कुछ था ही नहीं। अब वायरलेस फोन हुआ कि सप्लाई कितने दिन में आएगी, तो कहा कि कम से कम 4 दिन लगेगा। तो कहा 4 दिन भूखले मर जाएंगे। तो अब पता चला कि बद्रुराम का जो खाना आया है उसी बद्रुराम के खाना के खा के ये लोग जिंदा थे। तो आज भी असम राइफल का ये गीत है, बद्रुराम का बदन जमी के नीचे है तो हमें उसका राशन मिलता है। ये बद्रुराम का ना पूरा असम राइफल जो है ना उसका स्लोगन है ये यहाँ पर। तो इन लोगों ने इतना कुछ किया देश के लिए, कितना नहीं किया है, जितने कम संसाधन। हम लोग इनके साथ सौतेला व्यवहार कर देते। अजीब टाइप का आपको लगेगा। आपको इधर का मुख्यमंत्री पूछा जाएगा फटाक से बताएंगे, इधरिया का पूछेंगे तो कहाँ पूछ दिया यार। आप इस चीज को फील कीजिए, गलत बात है, ये गलत बात है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए होना क्या चाहिए, यहाँ पे टूरिज्म बेहतरीन बढ़ाना चाहिए। अब टूरिस्ट लोग कहाँ जाते हैं, गोवा भाग जाएंगे, टूरिस्ट लोग दिल्ली भागेंगे, उत्तराखंड भागेंगे, यहाँ भागेंगे। सबसे ज्यादा प्राकृतिक सुंदरता जो देखने को मिलेगा पूर्वोत्तर है, लेकिन डेवलप ही नहीं किया। जब आप यहाँ घूमने नहीं जाएंगे तो यहाँ के लोगों से मिलेंगे कैसे? तो ये भी जरूरी है पूर्वोत्तर राज्य वाले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 7 सिस्टर में कितने आते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर में समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्लास आपको कल समझा देंगे।